ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये वो इंसिडेंट है जो आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा ले। तो ये रियल इंसिडेंट आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, क्योंकि हमसे कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो हमें खुद नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो आप किसी की गलती से सीख ले सकते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें विश्वरूप ने बताया, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। आज के रियल इंसिडेंट में आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं एक ऐसी लोकेशन के बारे में बात करूंगा जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में। कहती है रेलवे स्टेशन 41 सालों तक बंद रहा, और उसके पीछे का राज क्या था? वो थी एक ऐसी फीमेल एंटिटी जो ट्रेन के ड्राइवर को और पैसेंजर्स को दिखती थी जब वो बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन के आगे पीछे से निकलते थे। रात भर वहाँ पर किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, और जब ट्रेन वहाँ से गुजरती थी तो ड्राइवर्स को और पैसेंजर्स को ऐसा लगता था कि ट्रेन के साइड में कोई तो एक औरत है जो बहुत ही तेज़ी से भाग रही है, जो पता नहीं किस चीज़ का बदला लेना चाहती है। क्या उस औरत के साथ ऐसा हुआ वो कभी किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग कहते कि कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से उस औरत को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन क्या हुआ आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ये मुद्दा पूरा खत्म हो गया था और सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को ओपन करवा दिया था 41 साल बाद। लेकिन विश्वरूप से जिनसे मेरी कॉल पे बात हुई, जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट शेयर किया, उन्होंने बताया अक्षय भाई 3 से 4 महीने पहले फिर दोबारा बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन पे कुछ ऐसा हुआ है जो वो हमें बताएंगे और मैं अपनी आने वाली वीडियोज में कवर करूंगा। और विश्वरूप ने बताया कि 1988 में उनके फादर के साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था, एक ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिससे वो आज तक उबर नहीं पाए हैं। उनके फादर उस टाइम पर फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे और उनके पापा का नाम है ऋषिकेश। तो अब हम ऋषिकेश जी के कैरेक्टर को ही सामने लेके चलेंगे। तो उस टाइम पर ऋषिकेश जो थे वो सिर्फ 25 साल के थे और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के साथ काम करेंगे पार्ट टाइम। उनको अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी थी, और वो जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी थी वो ऋषिकेश जी को बुलाया करती थी उस टाइम पर जब कुछ भी छोटी मोटी बुकिंग आती थी। 1988 की बात है जब एक बुकिंग आई थी और ऋषिकेश जी को बुलाया गया था और उन्हें बताया गया था कि भाई देखो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई है वो हैम्पर ना हो, तो हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन की बुकिंग देंगे, उससे ज्यादा दिनों की बुकिंग नहीं देंगे। इस चीज को सुन के कहीं ना कहीं ऋषिकेश जी भी ये सोचते थे कि हाँ ठीक है, मेरा फैमिली के पास रहना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उस बुकिंग को एक्सेप्ट करा, और वो जो बुकिंग थी वो बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन से 1.5 घंटा दूर एक ऐसी लोकेशन पे थी जिसको अयोध्या पहाड़ बुलाया जाता है। अयोध्या पहाड़ वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ पर बंगालीज उसे अयोध्या पहाड़ बुलाते हैं। एक ऐसी लोकेशन जो विश्वरूप ने मुझे बताया कि वो भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। एक टाइम पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास सुसाइड हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग परेशान होकर वहाँ से पहाड़ों पे से कूद जाया करते थे, जिसकी वजह से जो अयोध्या पहाड़ है वो बुरी तरीके से हॉन्टेड बताया जाता है। वो एक हिल स्टेशन है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन रात को वहाँ निकलना कोई भी पसंद नहीं करता। और ऐसी लोकेशन है जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है। ऑब्वियसली हिल स्टेशन है, लेकिन लोग रात को निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो लोकेशन जो है वो बुरी तरीके से हॉन्टेड है। टूर एंड ट्रैवल कंपनीज वालों ने ऋषिकेश जी को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप सुबह निकलोगे और वहाँ पे शाम को पहुँच जाओगे। एक रात आपको जो है वहाँ पर रुकना है। वो जो लोग हैं, जो फैमिली आ रही है, वो एक रात वहाँ पर आराम करेगी, घूमेगी फिरेगी। अयोध्या पहाड़ के पास जो हिल स्टेशन एरिया है, शॉपिंग वॉपिंग करेगी। आपको वहाँ पर एक रात रुकना है और अगले दिन आपको वापस आ जाना है। ऐसा ही हुआ। ऋषिकेश जी जो थे उन्होंने टूर एंड ट्रैवल कंपनी से सुबह सुबह चाबी उठाई और उस फैमिली को लेकर वो अयोध्या पहाड़ के पास पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने एक होटल में चेक इन किया। जब पूरी फैमिली अंदर जा चुकी थी तो ऋषिकेश जी का जो काम था वो रह गया था कि सारा सामान अंदर पहुँचाना है। पूरे रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था। होटल में सिर्फ एक बंदा दिख रहा था ऋषिकेश जी को, जो उस फैमिली को लेकर फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। अब जो ऋषिकेश जी थे उन्होंने सारा सामान उठाया और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। तो सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाने के बाद ऋषिकेश जी ग्राउंड फ्लोर पे आए और उन्होंने अपने रूम के बारे में इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पर बेल बजाई। तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक आदमी आता है, छोटी सी हाइट का, सफ़ेद कपड़े उसने पहने थे, और उसने बोला कि आप ड्राइवर हो ना, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे आपके लिए जो रिसेप्शन के पीछे कमरा बना हुआ है वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे आप फ्रेश वगैरह हो जाओ, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बुला लेना। ऋषिकेश जी उस कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं वो कमरा लॉक है। पीछे से वो जो छोटे हाइट का आदमी था जिसने सारे सफ़ेद कपड़े पहने थे वो लॉक खोलता है। तो ऋषिकेश जी अंदर जाते हैं, कमरे को अंदर से लॉक करते हैं, अपना सामान रखते हैं, थोड़ी देर वो बेड पर लेट जाते हैं। उसके बाद उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फैमिली वालों के पास बोलते हैं कि चलिए अब हम घूमने के लिए निकलते हैं, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा रात हो जाए, क्योंकि रात में यहाँ पर चीज़ें सेफ़ नहीं होती। उस फैमिली को लेके वो गाड़ी में निकलते हैं और शॉपिंग वगैरह करवाते हैं, और रात के 9:30 से 10 के बीच में वो लोग होटल में वापस आ जाते हैं।
पूरी जो फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है और जो ऋषिकेश जी थे वो बाहर गाड़ी के पास खड़े थे और वो ये देख रहे थे कि भाई ये होटल कितना अजीब है, यहाँ पर अभी भी कोई नहीं है, रिसेप्शन पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। ऋषिकेश जी होटल में एंट्री लेते हैं और अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से आवाज़ें आती कि शायद रिसेप्शन पे कुछ लोग अवेलेबल हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। अब ऋषिकेश जी को क्या पता था जिस होटल में वो है या फिर जिस लोकेशन पे वो है वो इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है कि जो आज की रात है वो उन पे इतनी भारी पड़ने वाली है कि वो ज़िंदगी में इसे भूल नहीं पाएंगे। ऋषिकेश जी अपने रूम में थे, खाना वो बाहर से खा के आए थे उस फैमिली के साथ। अपने रूम में वो फ्रेशन अप होते हैं और सोने के लिए लेटते हैं। जब 11 सवा 11 बजे उनकी आँख लगी थी, अचानक से उनकी आँख खुलती है एग्जैक्ट 1:15 पे रात को। जब उनकी आँख खुलती है वो देखते हैं बाथरूम की तरफ और उन्हें बाथरूम में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने टैप ऑन कर दिया और पानी रेगुलर वहाँ पे बहने लग रहा है। ऋषिकेश जी उठते हैं, वॉशरूम के पास जाते हैं और उस टैप को बंद करते हैं और अजीब तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर कौन था जिसने सारे टैप्स को ऑन किया। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल ही रहा था टैप को लेकिन बोलते हैं ना कि इंसान के ऊपर नींद इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो ऋषिकेश जी वापस आते हैं और अपने बेड पर लेट जाते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। उसके बाद अचानक से 2:30 बजे उनकी आंख खुलती है, जब उन्हें उनके कमरे में किसी के होने की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे उनके कमरे में कोई है। वहाँ पर धीरे धीरे पायल छनकने की आवाज़ आ रही थी, घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही थी और जैसे ही ऋषिकेश जी आँख खोलते हैं, चद्दर नीचे करते हैं और वो देखते हैं उनकी खिड़की के बाहर एक फीमेल वहाँ पर घूम रही है, जिनके घुंघरू में से आवाज़ आ रही है, जिनकी पायल छनकने की आवाज़ आ रही है। और उस टाइम पर ऋषिकेश जी को बहुत तेज़ टॉयलेट आ रहा था, लेकिन वो परेशान हो गए, पैनिक हो गए ये चीज़ देख के कि एक तो टाइम ठीक नहीं है और ऊपर से मैं उठूँगा तो ये एक्चुअल में कोई फीमेल है, भूत है, प्रेत है, क्या है, कहीं ये मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। ऋषिकेश जी चुपचाप वहीं पे लेटे रहते हैं और अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तभी ऋषिकेश जी को एहसास होता है कि वो एक्चुअली में जिस बेड पे लेटे हैं उसके बिल्कुल बगल में कोई चल रहा है, जहाँ से छन छनाने की आवाज़ आ रही है। घुंघरू, पायल बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। वो बहुत हिम्मत लगा के चद्दर को हटाते हैं तो वो देखते हैं एक औरत जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी है, जिसके पूरे बाल खुले हुए हैं, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो दीवार की तरफ देख रही है और बस एक ही चीज़ कर रही है। ऋषिकेश जी अपने बेड पर लेटे हुए थे और उन्होंने अपने घर में सबको बाद में बताया कि वो चाह के भी उठ नहीं पा रहे थे, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो औरत अचानक से उनकी तरफ घूमती है। ऋषिकेश जी ने पूरी कोशिश करके चद्दर अपने मुंह पे ढकी और बदकिस्मती सिर्फ इतनी सी थी कि उनको हनुमान चालीसा नहीं आती थी। वो सिर्फ इतना बोल पा रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। वो जो औरत थी उस कमरे में, धीरे धीरे उन्होंने ऋषिकेश जी का सारा सामान इधर उधर फैलाना शुरू कर दिया। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस चद्दर को हटाएं, बाहर निकले, रिसेप्शन पे जाए, किसी को कुछ बोले, हेल्प मांगे, कुछ भी नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि अब अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ बजरंगबली महाराज हैं। वो अपने मन में जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और करते करते वो जो औरत थी जो उनके बेड के साइड में खड़ी थी वो जोर जोर से हंसना शुरू करती है। हंसना अजीब तरीके से, जैसे कोई औरत की आवाज़ आदमी में कन्वर्ट होकर फिर औरत में, फिर आदमी में। ऋषिकेश जी ने बताया अपने घर वालों को कि ऐसे टाइम पे उनके साथ क्या हुआ, बार बार बजरंगबली का नाम लेते लेते कब उनकी आंख लग गई। उनकी आंख जब खुली, उनका कमरा पूरी तरीके से तहस तहस हो चुका था। सुबह 7:30 बजे उनकी आंख खुली, वो रिसेप्शन पे गए और उन्होंने एक एक बात वहाँ पे बताई कि मेरे साथ रात को ऐसी ऐसी एक्टिविटी हुई है। वहाँ रिसेप्शन पे जो होटेलियर था, सबसे पहले ऋषिकेश जी को उन्होंने देखा अजीब तरीके से और बोले कि आप आ कहाँ से रहे हो, कौन से कमरे से निकले हो आप। तो ऋषिकेश जी ने बताया वो जो रिसेप्शन के पीछे कमरा 101 मैं वहाँ से निकला हूँ। वो होटेलियर बैठा का बैठा रह गया वहाँ पे। उस होटेलियर ने बोला कि वो कमरा खुला कैसे, वो कमरा तो पिछले 4 महीने से नहीं खुला है। उन्होंने बताया कि कल जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे यहाँ पर एक लड़का था, उसने वो रूम अलॉट किया। ये सब सुनने के बाद वो जो होटेलियर था जो रिसेप्शन पर बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें चौड़ी करके अचानक से पूछा कि कौन था जिसने आपको वो रूम दिया था। तो ऋषिकेश जी ने बताया कि एक छोटा सा आदमी था, सफ़ेद कलर के कपड़े उसने पहने थे और इसी होटल में था वो। तो जो होटेलियर था उसने सारे काम करने वालों को बुलाया। वहाँ पर 5 लोग थे जो काम करते थे, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं था। होटेलियर को एक बारी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बाकी स्टाफ के साथ अंदर देखने गया तो उन्होंने देखा पूरा कमरा बुरी तरीके से तहस तहस हो रखा है और ऋषिकेश जी वहाँ पर पूरी रात सो के निकले थे। लेकिन सारी चीज़ें यहाँ रुकी नहीं। ऋषिकेश जी फटाफट उस फैमिली के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे घर से काम आया है,
तो वो जो फैमिली ऊपर रह रही थी वो बोलती कि हाँ हम तो कल घूमने आए थे, बस चलते हैं अब। वो लोग वापस आ जाते हैं अपने घर की ओर। जब ऋषिकेश जी अपने घर पहुंचते हैं, अपनी मम्मी को वो सब कुछ बता देते हैं, विश्वरूप की दादी को वो सब कुछ बता देते हैं अपनी मम्मी को कि मैं ऐसे ऐसे गया था और कल रात को मेरे को ऐसे ऐसे हुआ। तो उनकी मम्मी जो थी ऋषिकेश की, वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा थी। तो वो बोलती है चल कुछ नहीं होगा तेरे को, हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू आराम कर ले। ऋषिकेश जी वहाँ पर आराम करने के लिए लेटे और शाम तक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जो ऋषिकेश की मम्मी जी थी उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक बहुत ज़्यादा सिद्धि पुरुष था, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको काफ़ी सिद्धि वगैरह मिली हुई थी। जब वो तांत्रिक आए तो तांत्रिक ने देखते ही बता दिया कि कल ये कहीं गया था, एक औरत थी जो वहाँ पर कुछ टाइम पहले किसी हादसे में मारी गई थी और इसके ऊपर उसकी छाया आ गई है, जिसकी वजह से अपने शरीर पे काबू नहीं पा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पैरालाइज्ड हो जाएगा। बहुत देर तक वहाँ पर पूजा पाठ चली। उसके बाद एक हींग का टुकड़ा उनके पापा को दिया गया और बोले कि 2 से 4 हफ्ते तक इसे अपने से दूर मत करना। ऋषिकेश जी ने ऐसा ही करा, 2 से 4 हफ्ते उस हींग के टुकड़े को अपने पास रखा और धीरे धीरे वो ठीक हो गए। उन्होंने उस टूर एंड ट्रैवल कंपनी से बिल्कुल नाता ख़त्म कर दिया और अपनी पढ़ाई की ओर वो कैरी ऑन कर गए। अब फिलहाल ऋषिकेश जी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। विश्वरूप जो है एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। उनके फादर भी काफ़ी अच्छे थे, सारी फैमिली बहुत स्टेबल थी। बट ये जो इंसिडेंट ऋषिकेश जी के साथ हुआ, विश्वरूप ने बोला कि अक्षय भाई पता है, कभी अगर पापा से मैं इस बारे में कोई चीज़ पूछ भी लेता हूँ ना, उनकी आंखें नम पड़ जाती है। जैसे आज भी वो औरत उन्हें सताती है सपनों में, या पापा को कहीं ना कहीं उस औरत की हंसी भुलाने में शायद पता नहीं पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। आप खुद सोचिए दोस्तों कि आप कहीं पे जा रहे हो और जहाँ पे आप जा रहे हो उस कमरे में आपको आज रात अकेले सोना है और अचानक से आपके साथ इतना सब कुछ हो जाए और अगले दिन आपको पता चले कि जिस रूम में थे आप वो तो हॉन्टेड था। आपके साथ क्या ही होगा। उस रूम को परमानेंट लॉक करवा दिया गया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस होटल में पूजा पाठ हुई थी और उस रूम के ताले के ऊपर बहुत सारे ऐसी चीज़ें बांध दी गई है जिससे कभी ना तो वो आत्मा बाहर आए और ना कोई इंसान वहाँ जा पाए। विश्वरूप ने बताया अक्षय भाई, होटेलियर जो था ना वो परेशान पता किस चीज़ से था, जिसको सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाओगे। उस रूम की चाबी एक थी जो सिर्फ होटेलियर के पास थी। तो जो ऋषिकेश जी थे वो उस रूम के अंदर कैसे चले गए, वो ताला कैसे खुला, वो ताला खोला किसने? क्या सही में वो छलावा था? क्या सही में वो जो आत्मा थी, वो रूह थी, उसने ऋषिकेश जी को गेट के आर पार निकाल दिया, या ऐसा हुआ क्या? वो सब के लिए क्वेश्चन मार्क बन के रह गए। अब बात आती है मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन की। तो क्या आप जब किसी भी जगह जाते हैं, कोई नई जगह या फिर किसी होटल में रहने के लिए या कहीं भी बाहर वेकेशंस के लिए, तो जिस प्रॉपर्टी में आप जाते हो क्या सीरियसली आप उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हो? 1988 में ये जो हादसा हुआ ऋषिकेश जी के साथ, ये इसलिए क्योंकि उस टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने अच्छे से नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ओर चली गई हैं, हर चीज़ का वेरिफिकेशन रहता है। लेकिन होटेलियर तो आपका वेरिफिकेशन कर लेता है। क्या आप उस होटल के बारे में वेरीफाई करते हो? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है जब भी आप ऐसी लोकेशन पर कहीं जाते हो तो आपको नेगेटिव वाइब आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो कम से कम आपको जाने पर वहाँ पर अपना मंदिर स्थापित करना चाहिए। चाहे आप एक छोटी हनुमान जी की या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हो वो मूर्ति आप लेके वहाँ पे जरूर जाएं। वहाँ पर सोने से पहले भगवान की पूजा ज़रूर करें ताकि उस कमरे के अंदर जो नेगेटिव चीज़ है वो आप तक ना पहुँच पाए। और ऋषिकेश जी सोचिए, जिनको हनुमान चालीसा तक नहीं आती थी, बजरंगबली जी के नाम से वो वहाँ से बच के निकल आए। आप खुद बजरंगबली का नाम ले सकते हैं। हनुमान चालीसा कम से कम आपको याद होनी चाहिए। सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कहीं भी हो, आप किसी भी मुसीबत में हो, अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो साक्षात हनुमान जी आपकी मदद के लिए आते हैं।